औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है या जिसके बारे में मैंने लेक्चर बनाया है वो हमारा मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है। अब ये मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस क्या है? ये 1961 का है। जब हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो बेसिकली हम उस चीज़ के बारे में देखते हैं जो उसके ईयर आ रहा होता है साथ, कि उस टाइम के हालातों वाकयात क्या थे, कौन जो था वो हुकूमत में था, क्या सिलसिला था, क्या हालातों वाकयात थे। तो ये चीजें भी मद्देनजर रखी जाती हैं। तो अब हम इस चीज को देखते हैं कि इसके अंदर क्या सूरत हाल है। बेसिकली जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट डील कर रहे हैं हमारे मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में, वो ऐसी चीजें हैं या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जब हम फैमिली लॉज से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ते हैं या उसके बारे में कोई चीज डील करते हैं तो ये ऑलरेडी उस प्रोसीजर के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स रनिंग में होते हैं। तो अगर इनको हम देख लें कि ये कहाँ से आ रहे हैं और किस एक्ट के अंदर इसको ब्रीफली जो है वो डील किया गया है, क्या सूरत हाल है, तो फिर ये चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं हमें फैमिली लॉज को समझने में। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो चलते हैं हम सालियंट फीचर्स की तरफ। तो इसको जरा जो है वो मैं क्लियर कर दूं, थोड़ा जूम इन करके। हाँ जी। सबसे पहले इसका आएगा इंट्रोडक्शन जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है सैलिएंट फीचर्स ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज 1961। ये ऑर्डिनेंस है। ये हमारा ऑर्डिनेंस वो होता है जब जो सदर बनाता है कानून, उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। और इसकी जो मुद्दत होती है वो ज्यादा से ज्यादा 90 दिन होती है, 3 माह होती है। अगर ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट की भी सपोर्ट हासिल हो जाती है, यानी कि वहां से भी असेंट मिल जाती है, तो फिर उस सूरत हाल में ये चीज होती है कि एक्ट का दर्जा इख्तियार कर लेता है। लेकिन ऑर्डिनेंस जो है वो उस टाइम पास किया जाता है जब पार्लियामेंट का अजलास ना हो रहा हो और किसी चीज के बारे में कानून साजी भी जरूरी हो। तो उस वक्त सदर ऑर्डिनेंस का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कानून साजी जो है वो कर देता है, जो कि टेम्पररी नेचर की होती है। और अगर वो अच्छा कानून हो तो फिर परमानेंट करने के लिए उसे एक्ट की शेप दी जाती है। और एक्ट की शेप देने के लिए पार्लियामेंट की तरफ से मंजूरी जरूरी होती है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान अगर उसे मंजूर कर लेते हैं तो फिर वो एक्ट का दर्जा इख्तियार कर लेता है, ऑर्डिनेंस चेंज इनटू एक्ट। अच्छा जी, तो हम आते हैं ये इसके ऊपर कि हमने इसमें कौन सी चीजें पढ़नी है, इसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, और फिर हम जाएंगे इसके कंक्लूजन पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो कौन से हैं। तो अब जो हम नेक्स्ट इसके ऊपर चल रहे हैं वो हमारा बन रहा है सेलिएंट फीचर्स का कॉन्सेप्ट। और इसके अंदर जो चीज आ रही है वो है आर्बिट्रेशन कोर्ट। आर्बिट्रेशन कोर्ट में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे वो हम देखेंगे इसके अंदर, कि आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें जो हैं वो ऐड की जा रही हैं। हाँ जी। इसके अंदर आर्बिट्रेशन काउंसिल, उससे क्या मुराद होती है, सक्सेशन का कंसेप्ट किस तरह से मद्देनजर रखा जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, पोलीगैमी का कंसेप्ट क्या है, तलाक, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्या चीज है, मेंटेनेंस का क्या कंसेप्ट है, और डॉवर क्या क्या कंसेप्ट है। इन चीजों से मुराद क्या क्या कंसेप्ट इसमें लिए जाते हैं। नेम को ऐड रखना जो है और उसको माइंड में रखना इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि जब हम फैमिली केसेस डील करते हैं तो ये सारे कम से कम जो हमारे ऑर्डिनेंस हैं, हमारे एक्ट्स हैं, उसे एज अ टूल लिया जाता है। मतलब इससे ये है कि ये सारे कंसेप्ट रन कर रहे होते हैं। जब हमारे पास कोई भी केस और काज ऑफ एक्शन हमारे सामने रखी जाती है तो फिर हम इसी से रीजन लेकर उन चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मुस्लिम फैमिली
लॉज कौन कौन से हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो वो हमने इसके अंदर देखना है। सबसे पहले हम डील करते हैं इंट्रोडक्शन को। तो वो इंट्रोडक्शन हमारा ये है कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम्स who are residing whether in Pakistan or at any place outside Pakistan. It reveals that this ordinance has extraterritorial application. यहाँ तक मैं इस चीज के बारे में आपको आगाह कर दूं कि ये हमारे तमाम मुस्लिम्स, जो भी मुस्लिम है, चाहे वो हमारे पाकिस्तान में रह रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर रह रहा है, ठीक है, लेकिन वो है पाकिस्तानी, आउट ऑफ पाकिस्तान है, तो ये वहां पर भी अप्लाई होगा। इस लिहाज से इसकी खसूसियत ये है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन भी रखता है, यानी कि इलाकाई हदूद से बाहर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। For its application, separate courts have been established, and such courts process jurisdiction to try मैट्रिमोनियल कंट्रोवर्सीज। और ये जो हमारी कोर्ट्स होती हैं, इनके पास ये इख्तियार होता है कि ये शादी या इज़्दिवाजी मामला से मुतल्लक जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो इख्तिलाफात हैं, उसको डील करे। तो कहने का मकसद ये आता है, जब हम मुस्लिम पर्सनल लॉ अंदर जो है वो ऐड हो गया, तो ये हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ का फैमिली कोर्ट्स के साथ टच है। आर्बिट्रेशन काउंसिल, आर्बिट्रेशन का जो वर्ड है वो आर्बिट्रेट, यानी कि मसालिहत की तरफ कदम बढ़ाना, गुफ्तो शुनीद की तरफ कदम बढ़ाना, उसका कॉन्सेप्ट है। तो अंडर दिस ऑर्डिनेंस arbitration council has been established. Chairman of union council makes arbitration council, and it consists of chairman and respective of each party. This council also deals with application of husband's second marriage. अब arbitration council है क्या, और अगर पूछा जाए कि आर्बिट्रेशन काउंसिल जो कॉन्सेप्ट रन करता है हमारी फैमिली कोर्ट्स एक्ट के अंदर भी, तो ये आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट हमें मिलता कहाँ से है? ये हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, जो हमारा ये एक्ट, यानी कि फैमिली लॉज एक्ट जो है 1961, वो हमें दे रहा है, सॉरी ऑर्डिनेंस जो है वो हमें दे रहा है। क्या इसमें है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल किन लोगों पे मुश्तमिल होगी? चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल होगा, जो कि आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाएगा। तो इस लिहाज से ये चेयरमैन पे मुश्तमिल होगी, प्लस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच पार्टी। अब ये पार्टीज कौन सी हैं? ये वो वाली पार्टीज हैं कि जिनके दरमियान इख्तिलाफ पाया गया, मतलब ये कि हस्बैंड एंड वाइफ। तो वाइफ की तरफ से भी कोई एक शख्स जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बैठेगा टेबल टॉक के लिए, दूसरा हस्बैंड की तरफ से बैठेगा। तो हर पार्टी, यानी कि दोनों पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर मौजूद होंगे, वो बात को बढ़ाएंगे। तो ये हमारी होगी आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट। उसके साथ ये है कि ये बात भी बता दी गई है कि ये काउंसिल हस्बैंड की सेकंड मैरिज अगर वो कर रहा है तो उस मामले को भी डील करती है। तो यहाँ पर हमारे तकरीबन मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हैं, अगर फैमिली लॉ से मतलब पूछे जाए, आर्बिट्रेशन किस ऑर्डिनेंस के तहत वजूद में आती है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होती है, इसका मकसद क्या है, किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इसके अंदर ऐड होते हैं, तो इसका सारे का सारा जवाब मिल जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं। ईच पार्टीज, जो कंट्रोवर्शियल पार्टीज हैं, उनके अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसके अंदर होते हैं शामिल, और मामले को सुलझाने की या फिर अपना कॉन्सेप्ट पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा जी। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन के बाद आर्बिट्रेशन काउंसिल का कॉन्सेप्ट। उसके बाद इसमें ही लिखा हुआ है कि दिस काउंसिल प्रोसीड्स ऑन नोटिस ऑफ डाइवोर्स एंड प्रोसीडिंग ऑन वाइफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस, यानी कि एक तो आर्बिट्रेशन करवाना इसका सबसे बड़ा मेन मोटिव हो गया। सेकंड चीज एप्लीकेशन ऑफ हस्बैंड सेकंड मैरिज, उसके बारे में भी डील करती है। इसके अलावा अगर नोटिस ऑफ डाइवोर्स आता है उसके ऊपर भी प्रोसीडिंग्स करती है। और अगर वाइफ एप्लीकेशन देती है फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि अगर हस्बैंड उसकी मेंटेनेंस, उसका नानो नफका नहीं देता, तो इस सूरत में भी जो वाइफ प्लेटफॉर्म यूज करेगी वो आर्बिट्रेशन कोर्ट का कॉन्सेप्ट है। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट आता है सक्सेशन। जिस तरह से हम वर्ड पढ़ते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना, जब किसी की डेथ हो जाती है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो बनवाया जाता है। उर्दू में इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो जानशीनी का है।
मतलब एक शख्स मर गया तो उसकी जायदाद किसको आगे जाएगी, वारिस कौन है, नेक्स्ट नेक्स्ट जिसे हम पंजाबी जुबान में कहते हैं कि जी नेक्स्ट पीढ़ी केड़ी है, कौन लोग हैं आगे। तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है उसे स्पेसिफाई करता है, उसे क्लेरिफाई करता है। बिफोर enactment of this ordinance, grandchildren were not entitled to inheritance of their grandparents in case of death of either of their parents. However, this ordinance has declared entitlement of grandchildren to such inheritance. अब इसके अंदर जो मेन चीज आई है वो ये है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट जो है हमारे इस ऑर्डिनेंस ने इस तरह से स्पेसिफाई किया कि जो पोता पोती थे उनको जो है ग्रैंड पेरेंट्स की बात की गई है, कोई मतलब इनहेरिटेंस नहीं मिलती थी इन शेप के अगर उसके पेरेंट्स मर जाते थे। यानी कि नाना दादा दादी जिंदा है, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स की डेथ हो गई है और आगे जो है बच्चे मौजूद हैं उनके, तो ये कॉन्सेप्ट समझा जाता था सॉरी कि पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो अब जो ग्रैंड पेरेंट्स की जायदाद से जो है उनका ताल्लुक नहीं है, जो हमारे नेक्स्ट बच्चे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट और सक्सेशन के कॉन्सेप्ट ने इस चीज को क्लेरिफाई कर दिया कि जी उनका भी हिस्सा है। ठीक है, दादा दादी की जायदाद के अंदर से चाहे या नाना नानी की जायदाद के अंदर से चाहे मदर की या फादर की डेथ हो गई है तो भी जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो जायदाद हासिल करेंगे। तो ये हमारा जो ये ऑर्डिनेंस है उसने इस चीज को स्पेसिफाई किया, इससे पहले ये क्लैरिफाई नहीं था। दूसरा इसका जो कंसेप्ट अहम था वो सक्सेशन का था, वो भी मैंने इसके अंदर आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा बनता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। दिस ऑर्डिनेंस हैज डिसाइडेड दैट मैरिज शुड बी solemnized according to Islam and marriage should be registered. For registration of marriage, appoint nikah registrar and such registrar is to register marriage. अब जो हमारा कॉन्सेप्ट आया कि मैरिज की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट हर जगह चल रहा है, जो भी कोई फैमिली का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, उसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को देखते हैं। कहीं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है उसमें देखा जाता है मैरिज हुई भी थी कि नहीं हुई थी, रजिस्टर्ड हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास आया कहाँ से, वो कौन सी चीज है जिसने हमें कंसेप्ट दिया, तो हमारा ये वही ऑर्डिनेंस है 1961 का, कि मुस्लिम्स फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जिसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया। इसके बारे में कहा गया कि जिस तरह से इस्लाम हमें ये चीज कहता है कि जो हमारे शादी है, ठीक है, वो इस्लामिनाइज्ड होनी चाहिए, तो उसी तरीके से फिर इसको रजिस्टर्ड भी किया जाए। और अगर रजिस्टर किया जाना चाहिए तो उसके लिए एक प्रॉपर जो है वो सेटअप होना चाहिए, एक निकाह रजिस्ट्रार होगा। और जो निकाह रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा कि रजिस्टर करेगा मैरिज को। तो एक चीज आती है इसके अंदर, वो ये है कि निकाह को रजिस्टर करने का कॉन्सेप्ट क्या आता है, उन्होंने यहाँ पर सपोर्टिव सेंस ये ली है कि हमारा जो इस्लाम है वो चीज कहता है कि ये एक डिक्लेरेशन है बिफोर पब्लिक कि निकाह हुआ है, यानी कि एक तरह से सोलमनाइज्ड करने का एक तरीका है। तो निकाह बेसिकली रजिस्टर होना चाहिए। तो कंसेप्ट हमारा कहाँ से आया, इस ऑर्डिनेंस से आया। तो इसका थर्ड जो सेलिएंट फीचर है वो ये बनता है कि मैरिज शुड बी रजिस्टर्ड। और उसके लिए अपॉइंटमेंट कैसे होगी, जिस रजिस्ट्रार वगैरह की, तो वो कंसेप्ट भी इसी ऑर्डिनेंस ने हमें दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है तलाक का। अंडर दिस ऑर्डिनेंस एनी मैन who wishes to divorce his wife should give chairman of union council a written notice of talaq and should also supply a copy of such notice to wife. It has also been decided that husband will be liable to imprisonment or fine or both if a husband acts against provisions of this ordinance about talaq, and that talaq will become effective after 90 days from receiving notice of talaq by chairman union council. अब हमारा कंसेप्ट है तलाक का, कि अगर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को तलाक देना चाह रहा है तो उसमें क्या सूरत हाल होगी, कि वो जो है वो चेयरमैन को नोटिस जारी करेगा, रिटर्न नोटिस के जी वो तलाक देना चाहता है, और इसी की एक कॉपी वाइफ के घर भी पहुंचाएगा।
कि भाई मैं तलाक देना चाह रहा हूँ। साथ में उन्होंने ये चीज बताई कि तलाक के जो असूल और ज़वाबित हैं इस ऑर्डिनेंस के तहत, अगर हस्बैंड उसको पूरा नहीं करता या उसको अबाइड बाय नहीं करता, तो फिर उसकी जो है इम्प्रिजनमेंट भी उसे मिल सकती है, फाइन भी हो सकता है, या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। तो इस लिहाज से उसको मुहतात अंदाज में ये चीजें सीरियस लेकर इस चीज को देखना चाहिए कि कोई ये खेल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने चीज बताई है कि जब तलाक का नोटिस सेंड कर दिया जाता है, उसने दो परत बनाए। एक उसने भेजा है यूनियन काउंसिल को, एक उसने भेजा है अपनी वाइफ की तरफ। तो यहाँ से अब 90 डेज कलेक्ट किए जाएंगे नेक्स्ट आगे, कि इस 90 डेज के अंदर क्या सूरत हाल होती है, आया कि रुजू की तरफ चलते हैं कि नहीं चलते, या 90 डेज गुजरने देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर 90 डेज गुजर गए तो तलाक कंसीडर कर ली जाएगी। तो ये उन्हें बताया कि इस नोटिस के बाद जो कि उसने दो नोटिस तैयार किए, एक उसने किया काउंसिल के लिए, एक उसने अपनी वाइफ के घर भिजवा दिया। तो यहाँ से अब 90 डेज सिलेक्ट होने शुरू हो जाने हैं, सॉरी उसको जो है वो काउंट होने शुरू हो जाने हैं कि अब से नेक्स्ट 90 डेज तक क्या सूरत हाल रहती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस, इफ डिवोर्स इज गिवन थ्रू सेम मोड which is other than talaq, same procedure which is adopted for giving talaq under this ordinance should be adopted। इसमें ये चीज आती है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो कंसेप्ट है वो ये होता है कि औरत खुला ले रही है तलाक के अलावा, कि तलाक का कंसेप्ट नहीं है, मर्द की तरफ से नहीं लेगी, वो तलाक नहीं दे रहा, औरत खुला ले रही है, या वो जुडिशियल डिक्री के थ्रू अलैदगी करना चाह रही है। तो ये दोनों चीजें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के कॉन्सेप्ट में आती हैं। तो वो कहते हैं कि तरीकाकार उसका प्रोसीजर भी यही होगा कि अगर आप अदालती डिक्री ले गए हैं तो आपको यूनियन काउंसिल को अप्रोच करना होगा इस चीज के सिलसिला में, कि वहां पे चेयरमैन को बताना होगा। और अगर आप खुला का कह रहे हैं तो भी आपको जो है बताना पड़ेगा कि भाई मैं खुला के सिलसिला में जो है वो डील करना चाह रही हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट को वाजे करें या उसमें मुझे गाइड किया जाए क्या सूरत हाल इसमें मजीद हो सकती है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद हमारा मेन कॉन्सेप्ट है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस यहाँ से मुराद है नानो नफका, मेंटेन करना, जो कि मर्द की जिम्मेदारी है कि वो जो है मेंटेनेंस करे, जिसमें उसने मेंटेनेंस करनी होती है अपनी वाइफ की, और अगर बच्चे हों तो फिर बच्चों की भी साथ। अच्छा जी, अंडर दिस ऑर्डिनेंस इफ हस्बैंड फेल्स टू मेंटेन हिज वाइफ एडिक्वेटली, wife can not only seek any other available legal remedy but can also apply to chairman of union council. After filing such application, chairman should constitute an arbitration council to determine the matter, and arbitration can issue a certificate. Arbitration council can issue a certificate which specify that amount which should be paid as maintenance by husband। अब देखें कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट भी चलता है कि भाई मेंटेनेंस नहीं देता। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का एक नुक्ता ये भी है कि अगर हस्बैंड जो है वो 2 साल तक मुसलसल लगातार मेंटेनेंस से बिल्कुल आ रही है, वो इनिशिएट नहीं करता बीवी को, तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की अच्छी कार जो है वो औरत के पास आ जाती है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उसने मेंटेनेंस नहीं की। ये वो मामला है जो कि इस्लामिकली जो है वो मर्द के ऊपर रेस्ट अपॉन है कि उसने ये चीज करनी है। अगर वो नहीं करता तो डिसोल्यूशन के ऑफ मैरिज के लिए ये काज काफी है। उसी सूरत में औरत ने क्या करना है कि अप्रोच करना है यूनियन काउंसिल को, ठीक है, और उसने बता देना है कि भाई इस तरह से चीज है, इन शेप ऑफ एप्लीकेशन उसने अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवा देनी है। इस सिलसिला में चेयरमैन जो है वो उसका स्टेप क्या होगा इस एप्लीकेशन पे, कि वो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करवाएगा, उसकी तश्कील देगा। हाँ भाई दोनों पार्टी सामने क्यों भी मेंटेनेंस नहीं दे रहे, क्या सूरत हाल है, क्या चीज आती है, फिर वो आए जी नहीं मैं दूंगा फलाना ये वो चीज, तो फिर वो बकायदा तौर पर स्पेसिफाई कर देंगे अमाउंट के भाई मंथली इतनी तुम्हारी तरफ से पहुंच जानी चाहिए या आपको देनी है। ठीक है, तो ये चीज आपने करनी है बसूरत दिगर, जो औरत के पास राइट है फिर कौंसल जो है वो औरत की हेल्प करेगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डोबर का।
डोवर जो है उसको हक महर कहते हैं। अब ये दो दो वर्ड्स आते हैं हमारे सामने जो बाद दफा स्टार्टिंग पॉइंट में हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। एक होता है डोवरी, एक होता है डोवर। जो डोवर होता है ना, WER वाला, वो है हक महर। जो डोबरी है उसका मतलब होता है जहेज। तो दोनों में थोड़ा फर्क है, लेकिन दोनों प्रोनाउंस जरा एक लिहाज से करते हैं। वो वाई लग जाता है यहाँ पे, डोवर का कॉन्सेप्ट चला जाता है। तो कई लिहाज से फेमिलियर हो जाता है। बात फर्स्ट स्टार्टर्स के लिए, जो LLB स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी, जो ये कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं, तो उनका थोड़ा मिक्स हो जाता है। तो इसलिए इस चीज को माइंड में रखें कि जो पे डोवर का कॉन्सेप्ट है वो हक महर का है, और जो डोबरी है वो कॉन्सेप्ट हमारा है उसका जहेज का। It has been decided in this ordinance that entire amount of dower should be presumed to be payable on demand when no details about mode of payment of dower are specified in nikah nama और marriage contract। अब इसमें देखें, जो हमारा concept of dower है, इसके अंदर दो concepts आते हैं। एक आता है पेएबल ऑन डिमांड, उसे हम जो है मॉड्यूल और गैर मॉड्यूल वाला जो concept होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेफर्ड या प्रॉम्प्ट डोअर, के जो हमने पे करना है ऑन डिमांड। दूसरा आता है डेफर्ड, वो होता है आफ्टर, कहाँ पे अगर तलाक हो जाए, हस्बैंड की डेथ डेथ हो जाए या इस तरह का कुछ मामला हो जाए, तो उस सूरत में हस्बैंड ने पे करना होता है हक महर। और दो जो दूसरी सूरत होती है वो प्रॉम्प्ट होता है, यानी कि ऑन डिमांड, जब औरत ने कहना है कि मेरा पे करो, तो उस औरत का जो है हस्बैंड को पे करना पड़ना है हक महर। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। कहने का मकसद ये है कि हक महर से रिलेटेड भी मामलात हों तो भी कॉन्सेप्ट हमारा इसी जो है वो मामले में आता है। और इसमें ये चीज बताई गई है कि अगर उसका क्या उसे कहते हैं, हमारे निकाहनामा है उसके अंदर उन्होंने उसको इन डिटेल नहीं बताया, मतलब हक महर की पेमेंट के लिहाज से कोई प्रॉपर मेथड उस निकाहनामा में नहीं लिखा, तो फिर उसे कहते हैं इससे प्रिज्यूम्ड कर लिया जाएगा, यानी कि इससे यही समझा जाएगा कि हक महर का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो कि निकाहनामे में पेएबल मोड नहीं बयान किया गया, इसको हम ये कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ये प्रॉम्प्ट डोवर है, यानी कि पेएबल ऑन डिमांड है, कि जब औरत कहेगी तो फिर देना पड़ेगा। तो इस लिहाज से जहां पर स्पेसिफाई ना किया जाए मोड, उसे प्रिज्यूम्ड कर लिया जाता है कि भाई वो ऑन डिमांड वाला हक महर है। अच्छा जी। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर आता है वो है पोलीगैमी का। पोलीगैमी का कॉन्सेप्ट जो है उससे मुराद है कसीरुल इज़्दवाजी। तो उससे इंग्लिश में कहते हैं पोलीगैमी, उर्दू में कहते हैं कसीरुल इज़्दवाजी, यानी कि एक से ज्यादा बीवियों का होना, दो उससे ज्यादा, जो इस्लाम ने एक हक हक मुकर्रर कर दी है कि जी चार तो वो उसको कहते हैं कि एक से ज्यादा आपकी बीवियां, तो कसीरुल इज़्दवाजी जो है वो मर्द का स्टेटस होता है। दिस ऑर्डिनेंस हैज मेड इट कंपल्सरी दैट हस्बैंड शुड फाइल एन एप्लीकेशन टू आर्बिट्रेशन काउंसिल टू obtain permission for second marriage. In such application, it is essential that a husband should not only state reasons for proposed marriage, but he should also state whether the consent of existing wife or wives has been obtained for proposed marriage. According to this ordinance, husband will be liable to punishment if he conducts second marriage without permission of wife एंड आर्बिट्रेशन काउंसिल। अब देखें कॉन्सेप्ट इसका ये आता है कि सिरुल इज़्दवाजी का, कि जब मर्द ने सेकंड मैरिज करनी है, तो उसमें एक तो उसने नोटिस के साथ बताना है कि अपने यूनियन काउंसिल को कि भाई मैं सेकंड मैरिज करना चाहता हूँ। मतलब एक लिहाज से कन्विंसिंग लेटर भी हो सकता है, दूसरा इन शेप ऑफ एप्लीकेशन या नोटिस के एक्नॉलेजमेंट देना। लेकिन इसके लिए उसको पहले अपनी जो एग्जिस्टिंग वाइफ है, यानी कि जो उसकी मौजूदा बीवी है, उसको तो कम से कम उसे बताना है, या उससे जो है वो उसके बारे में पूछना है कि भाई मैं कर लूँ सेकंड मैरिज। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड किया जाता है। वो कहते हैं अगर मर्द इस चीज को छुपाता है, मतलब वो एग्जिस्टिंग वाइफ से परमिशन, जो उसे उसे पता है कि उसने नई परमिशन देनी, तो वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सेकंड मैरिज जो है वो कर लेता है, और विदाउट एक्नोलेजमेंट, तो उसको बकायदा तौर पर इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये इसके अंदर बताया गया, इसका भी प्रॉपर प्रोसीजर ये है कि आपने एग्जिस्टिंग वाइफ को मनाना है, प्लस एक्नोलेजमेंट होनी चाहिए आपकी यूनियन काउंसिल को भी। अगर ये दोनों मुतमईन हो, रीजंस आपने बकायदा तौर पर देनी है कि जब सेकंड मैरिज क्यों करना चाहते हैं,
तो फिर उसके बाद आप सेकंड मैरिज जो है ना वो कर सकते हैं, और आपकी लाफुल कहलाएगी, सपोर्टेड भी होगी। अच्छा जी। अब इस हमारा जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है, इसका कंक्लूजन आ जाता है कि इसके अंदर कौन सी चीजें हैं, कैसा ऑर्डिनेंस है, कौन सी चीज ऐसी है जो कि सुटेबल नहीं है या इतनी जो है अप्रिशिएट नहीं की जाती। टू कंक्लूड, it can be stated that there are though some salient features of this ordinance, yet a criticism is that provisions of this ordinance are not accordance with Islam, accordance to Islam. For example, it is not essential in Islamic law that husband can only conduct second marriage with permission of arbitration council or existing wife, but such permission has been made compulsory under this ordinance. अब इसके अंदर जो बात की गई है कंक्लूजन में, वो ये की गई है कि आप जितने इसके सेलिएंट फीचर्स देख लें, ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इसके अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे है? इस्लामिक लॉ से ही हो गया है कि एक मर्द को अ, दूसरी शादी करने के लिए अ, किसी किस्म की इजाजत की जरूरत नहीं है, ना तो उसको जो है एग्जिस्टिंग वाइफ से, यानी कि कोई भी सूरा हमारी कुरान मजीद की इस सिलसिले में नहीं कहती। सिंपल ये चीज की गई है कि मर्द कर सकता है, 4 शादियों की इजाजत है। लेकिन अगर वो ये चीज समझता है कि भाई मैं इंसाफ कर सकूंगा, मेन चीज इसके अंदर आती है इंसाफ की, कि अगर मैं उनको मेंटेन कर सकूंगा, उनकी मेंटेनेंस वो बराबर बराबरी के लिहाज से उनको रख सकूंगा, वो इतना जिसे हम कहते हैं डैम श्योर है, तो वो फिर ऐसा कदम उठाए। अदरवाइज जो है उसको चाहिए कि जो उसकी जो एग्जिस्टिंग वाइफ है उसके ऊपर जो है वो तकिया करे, और नेक्स्ट जो है वो इस लिहाज से मूव ऑन ना करे, सब ये सोचते हुए कि मेरी फलां जरूरत पूरी नहीं हो रही या कोई और सूरत हाल हो। तो ये चीज है, उसने खुद अपने आप को एक पैरामीटर में जांचना है। लेकिन क्या यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी हुई कि उसे किसी काउंसिल को एक्नॉलेजमेंट देना है, या किसी खलीफा को अप्रोच करना है, या फिर एग्जिस्टिंग वाइफ से परमिशन लेनी है? मतलब कोई अथेंटिकली जिस तरह से इस चीज को लीगलाइज कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको पनिशमेंट भी होगी। तो ये कहा जाता है कि ये अगेंस्ट इस्लामिक लॉ चला गया है, क्योंकि इस्लाम में तो ऐसी कोई जगह चीज नहीं लिखी हुई कि पनिशमेंट होगी। तो ये वो सारी चीजें, कहने का मकसद ये आता है इस्लाम ने इस चीज को अलाउ किया है, लेकिन उसने हस्बैंड के लिए एक एम्बिट मुकर्रर कर दिया है कि खुद अपने आप को जांच ले, कि अगर कर सकता है तो मूव ऑन करे, अगर नहीं कर सकता तो पहले पे इत्तेफाक करे, उसी पे इत्तेफाक करे जो मौजूद है। तो ये इसका थोड़ा फ्लॉ था, हम कह सकते हैं, हमारे लॉ का, जो थोड़ा इस्लामिक टच से हट जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट्स हैं। हम दोबारा इस चीज को थोड़ा गो थ्रू कर लें, जो कि हमारे फैमिली लॉज में जगह जगह ये पॉइंट्स जो हैं ये डील होते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को डील किया जाता है। जैसे आर्बिट्रेशन काउंसिल का है, और सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आता है, पोलोगैमी पोलेगैमी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तलाक, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मेंटेनेंस डोवर, यानी कि यही जो सारा है वो मामलात होते हैं जो कि हमारे पास फैमिली लॉज के सिलसिला में भी आते हैं, और यही कॉन्सेप्ट डील किए जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को हम ये कह सकते हैं कि स्टैब्लिश और लॉन्च किसने किया है, तो हमारा वो ये वाला जो है वो ऑर्डिनेंस है, जिसने बाकायदा तौर पर बताया कि ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो डील किए जाएंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो थी वो इसी चीज़ से मुतल्लिक थी कि हम इस चीज़ को जाने पहचाने। होप्स हो कि जिसने ये लेक्चर सुना होगा उनको ये कॉन्सेप्ट वादे हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। आप ये है कि वीडियोस जो है वो देखते रहें, अप्रिसिएशन ज़रूर दीजिए, और साथ अगर इसके अंदर बेहतरी आप समझते हैं कि वो भी सजेशंस भी अपनी दीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का लेक्चर जो है इसी चीज़ पे ख़त्म होता है।